हेलो स्टूडेंट। जब ऑफलाइन क्लासेज में हमने बीएससी जो फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है उसकी पहली 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब वो फोर्थ यूनिट है मैथमेटिक्स में जो थर्ड पेपर की, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे और उसका जो टॉपिक है वो है हमारा जनरेटिंग लाइन। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जनरेटिंग लाइन होती क्या है और उसके बाद में फिर इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखो, जनरेटिंग लाइन मतलब जनक रेखा होती क्या है। अब देखो, पहले इसको फॉर्मल वे में पढ़ते हैं कि चल रेखाओं वे क्या मूविंग स्ट्रेट लाइन, चल सरल रेखाओं से जो पृष्ठ जनरेट हो रहा है, मतलब जो सरफेस जनरेट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रूल्ड सरफेस या रेखज पृष्ठ। और ये जो मूविंग स्ट्रेट लाइंस हैं जो रूल्ड सरफेस को जनरेट करती हैं, जो सरफेस को जनरेट करती हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, जनरेटिंग लाइन। मतलब चल सरल रेखाओं से जनित पृष्ठ को रेखज पृष्ठ कहते हैं और ये चल रेखाएं रेखज पृष्ठ की क्या कहलाती हैं, जनक रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने बेलन क्या था कि एक चल रेखाओं से जनित पृष्ठ था, क्योंकि बेलन के परिभाषा क्या थी, एक क्या था, एक सरफेस था, वो जनरेट किससे हो रहा था, स्ट्रेट लाइन से, मूविंग स्ट्रेट लाइन से, जो स्ट्रेट लाइन किसी गिवन लाइन के क्या थी, पैरेलल थी और गिवन कर्व को क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। अब तो ये जो गिवन कर्व था वो आपका गाइडिंग कर्व, निर्देशक वक्र, और जो गिवन जो स्ट्रेट लाइन थी जिसकी वो जो लाइन जनरेटिंग लाइन पैरेलल थी वो क्या होती, उसकी एक्सिस हो जाती थी। और जो मूविंग लाइन थी वो आपकी क्या कहलाती थी, जनरेटिंग लाइन, जैसे हम जनरेटर बोलते थे। तो वो, और मतलब क्या हुआ कि बेलन में जो बेलन को जो स्ट्रेट लाइन, मूविंग स्ट्रेट लाइन जनरेट करती है वो क्या होगी, जनरेटिंग लाइन होगी। या जो लाइंस सिलेंडर को क्या करती हैं, जनरेट करती हैं, वो जनरेटिंग लाइंस हो गई। और ये जो जनरेट सिलेंडर वो क्या हो गया, रोल्ड सरफेस हो गया। अब ये जो रोल्ड सरफेस है या रेखज पृष्ठ है वो दो टाइप के होते हैं। एक पहला टाइप होता है विकासनीय पृष्ठ और दूसरा होता है अविकासनीय पृष्ठ। अब देखो, विकासनीय पृष्ठ होता है क्या, एक रेखज पृष्ठ की जब दो क्रमागत जनक रेखा कंजुगेटिव स्ट्रेट लाइंस जब क्या करती हैं, अगर प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस रेखज पृष्ठ को हम विकासनीय पृष्ठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए शंकु और बेलन इसके विकासनीय पृष्ठ के उदाहरण हैं। और साथ के साथ में हम किसकी बात करें, अविकासनीय पृष्ठ की, तो यदि एक रेखज पृष्ठ की दो क्रमागत जनक रेखा कंजुगेटिव जनरेटिंग लाइन अगर जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कंजुगेटिव स्ट्रेट लाइन जब उनको इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में, तो उस पृष्ठ को बोलते हैं अविकासनीय रेखज पृष्ठ। विकासनीय, अब अविकासनीय का जो उदाहरण है वो क्या है, अतिपरवलज है, वन सीट हाइपरबोलॉइड। अब देखो, वन सीट हाइपरबोलॉइड क्या होता है, हाइपरबोलॉइड की आपने हाइपरबोला की इक्वेशन आपने पढ़ी है, x² - y² - b² = 1। अब हाइपरबोलॉइड मतलब 3D में आ गया, वो 3D में क्या होगा, अब वन सीट और टू सीट, वन सीट हाइपरबोलॉइड में मतलब एक टाइम -1 जगह 1 पोजीशन पर होगा। यहाँ भी हो सकता है ये x² - y² b² + z² = 1, या यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं दोनों में से एक जगह पर माइनस होगा। और टू सीट हाइपरबोलॉइड में दो जगह माइनस होगा। तो ये है वन सीट और टू सीट हाइपरबोलॉइड का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो, इस वन सीट हाइपरबोलॉइड को हम क्या लिख सकते हैं, x² - a² - z² = 1 - y² इधर y² को राइट हैंड साइड में लेंगे। अब a² - b² का फॉर्मूला हो गया, ये तो क्या होगा, a + b × a - b। तो यहाँ से क्या हो गया, x/a + z/c × x/a - z/c = क्या हो गया, 1 + y/b × 1 - y/b। अब देखो, इसको हम
दो सिस्टम में लैम्डा सिस्टम, उस सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देखो यही आएगा, मतलब एक पृष्ठीय अति परवलज उन रेखाओं का क्या हो गया, रेखापथ हो गया, लोकस हो गया, जिनके समीकरण ये हैं। अब म्यूस, अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन बी इजकल सी इजकल टू म्यू इंटू 1 प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू 1 अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस वाई अपॉन। अब देखो ये क्या हो गया, जनरेटिंग लाइन हो गई, किस में, लैम्डा सिस्टम में। लैम्डा और म्यू कैसे हैं, वेरिएबल कौन, पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स है ना। अब तो यहाँ पर यहाँ वेरिएबल, यहाँ पे फिक्स, तो ये चेंज कर सकते हैं वैल्यू लैम्डा। अब ये क्या हो गया, लैम्डा सिस्टम में जनरेटिंग लाइन होगी, तो एक दो सिस्टम होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी, ये क्या है, ये इक्वेशन 3 है। ये जो वन शीट हाइपरबोलॉइड की क्या है, लैम्डा सिस्टम में जनरेटिंग लाइन्स होगी, सिस्टम ऑफ लैम्डा, जनरेटिंग लाइन ऑफ लैम्डा सिस्टम। और ये जो इक्वेशन 4 है, ये क्या हो गई, जनरेटिंग लाइन और म्यू सिस्टम। तो जो दो सिस्टम, एक लैम्डा सिस्टम में जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वन शीट हाइपरबोलॉइड की, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी। म्यू सिस्टम में ये वाली लाइन क्या होगी, इसकी जनरेटिंग लाइन होगी। तो आगे चल के इसकी दोनों लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम की जो प्रॉपर्टी हैं वन शीट हाइपरबोलॉइड में हमारी इस सिलेबस में, वो इसी को डिस्कस करेंगे कि आगे लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम। तो ये इक्वेशन 3 क्या होगी, लैम्डा सिस्टम में जनरेटिंग लाइन, इक्वेशन 4 क्या होगी, म्यू सिस्टम में जनरेटिंग लाइन। अब इस टॉपिक के लिए, इसके लिए देखो, इसमें से जो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपसे क्वेश्चन ही पूछता है जनरेटिंग लाइन और उसका। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो कोई एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन एक कॉनिक की जनरेटिंग लाइन कब होगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो उसके लिए ये आ गया हमारा, एक दी हुई सरल रेखा को एक दिए हुए सकेंद्र सांकवच की जनक रेखा होने के प्रतिबंध हमें ज्ञात करने हैं। मतलब एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन है। अब वो देखने कि सेंट्रल कॉनिकॉइड की जो लाइन है वो जनरेटिंग लाइन कब होगी। अब सबसे पहले बात आती है, देखो हमने जनरेटिंग लाइन, हमने क्या है, किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ी, क्या, एक्स अपॉन एल्फा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इजकल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इजकल टू जेड माइनस गामा अपॉन है। ये क्या है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो एल्फा बीटा गामा से पास होती है और जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम है, इजकल टू क्या मान लिया, आर। अब सकेंद्र सांकव, सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होता है, देखो एक कॉनिक होता है, क्या, एक सांकव होता है, सेकंड सांकव कुछ नहीं, एक सांकव होता है जिसके केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रत्येक रेखा, सांकव के, कोई भी सांकव है उसके केंद्र से होकर गुजरने वाली जब प्रत्येक रेखा अगर दो भागों, सांकव के उसके केंद्र द्वारा दो भागों में विभाजित कर दी जाती है, तो वो जो सांकव है वो क्या कहलाता है, हमारा सकेंद्र का सांकव। मतलब उस कोई भी सांकव है, उसके केंद्र से होकर कोई भी रेखा गुजारो तो वो केंद्र के द्वारा दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग दूसरी साइड तो एक दूसरा भाग दूसरी साइड। तो उसके लिए जो उसका समीकरण है वो क्या होता है, व्यापक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इजकल टू 1। अब देखो इस रेखा पर कोई बिंदु क्या है, एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। अब ये जो बिंदु है इस सांकव 2 पर स्थित कब होगा, जब इस बिंदु के निर्देशांक की सांकव की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इसमें रखो, तो एल क्या होगा, ए इंटू एल आर प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इजकल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 ए एल्फा एल प्लस बी बीटा एन प्लस सी गामा एन इंटू आर प्लस ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। अब देखो ये जो रेखा है इस सांकव की जनक रेखा, मतलब इस सांकव को जनरेट करेगी, मतलब सांकव को, इसको सकेंद्र सांकव को जनरेट करने वाली जनक
जनित कर रही है अगर ये रेखा, तो क्या होगा, ये जो रेखा एक है वो सांकव 2 पर पूरी तरह से स्थित होगी। अब जब रेखा एक सांकव 2 पर पूरी तरह से स्थित है तो इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस सांकव की समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब ये प्रतिबंध 3 है वो कैसा हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा। फिर तो तत्समक मतलब आर के सभी मानों के लिए सत्य होगा। आर के सभी मानों के लिए सत्य कब होगा, जब आर स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, आर का गुणांक 0 होगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 आ जाए, तो यही क्या होंगे, इसके प्रतिबंध हो जाएंगे। तो ये प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या हो गए, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इजकल टू 0, ए एल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन इजकल टू 0, ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इजकल टू 1। ये जो तीनों प्रतिबंध हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, सकेंद्र संकव। इसकी जनक रेखा, अगर कोई दी हुई रेखा जनक रेखा है तो उसके लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है ये होंगे। ध्यान रखना इस केस का कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा, एक क्या कहेगा, एक सांकव दिया होगा और ये क्या होगा, इस सांकव की जनक रेखा जो किसी बिंदु दिए होंगे उससे गुजरने वाली जनक रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए, तो उसमें उस बिंदु का इस्तेमाल करते पहले से उस रेखा का समीकरण निकाल दोगे। इस रेखा पर कोई बिंदु लेंगे, वो दिए हुए सांकव की जनक रेखा कब होगी, सांकवज की जनक रेखा जब उस बिंदु के निर्देशांक उस सांकव की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आर के पदों में तो आर के सभी मानों के लिए होना चाहिए, तो यही प्रतिबंध इसी हिसाब से कंपेयर करेंगे और वहाँ पर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। अब देखो इसके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं क्या, कि अति परवलज एक्स स्क्वायर अपॉन ए 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 16 इजकल टू 1। मतलब कैसा है, ये 1 सीट हाइपरबोलॉइड है कि बिंदु 2, -1, 4/3 से गुजरने वाली। अब मैंने क्या कहा था कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली और एक दिए हुए सांकवज की क्या होगी, जनक रेखा का समीकरण हमें याद करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अतिप्रयोज इतने के बिंदु इतने से गुजरने वाली समीकरण के हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करें, मान लें, क्या माना बिंदु (2,-1,4/3) से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, x - 2/l इजकल टू y + 1/m इजकल टू z - 4/3n बराबर क्या मान लें, ये क्या करें, मान लें समीकरण ए। अब देखो दिया है क्या, अति परवल है, अति परवलज क्या, x²/4 प्लस y²/9 माइनस z²/16 इक्वल टू क्या 5। अब देखो सांकव रेखा एक पर कोई बिंदु क्या है, रेखा एक पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु LR+2 MR-1 और NR+4/3 है। यदि यह बिंदु, यही लैंग्वेज लिखनी, यदि यह बिंदु अति परवलज 2 पर, अति परवलज 2 पर स्थित है तो क्या होगा, तो इसके बिंदु के निर्देशांक अति परवलज की समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 LR+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/9
एम आर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 1/16 एन आर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। या यहाँ पर क्या करोगे 1/4 एल स्क्वायर प्लस 1/9 एम स्क्वायर माइनस 1/16 एन स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से क्या होगा 2, ये क्या होगा L/2 क्योंकि 2L/4 आर आएगा, आर कॉमन लेंगे तो प्लस या माइनस क्या होगा M/9 माइनस 4 मतलब 1/12 n इंटू आर प्लस क्या होगा 4/1 माइनस 1 प्लस 1/9 माइनस देखो 1/9 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ये क्या होगा L²/4 प्लस M²/9 प्लस माइनस N² क्या होगा 16 इंटू R² प्लस 2L/2 माइनस M/9 माइनस N/12 R इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण क्या होगी 3। अब देखो यदि रेखा एक अतिपरवलज दो की जनक रेखा है तो समीकरण 3 आर के सभी मानों के लिए सत्य होगी, के लिए क्या होगी सत्य होगी। अब हमें क्या करना है जनक रेखा का ही समीकरण निकालना है, तो क्या होगा लिए क्या होगा L²/4। तो यहाँ पर एक और कर सकते हैं कि गुजरने वाली जनक रेखा, यहाँ पर हम लेके चलें जनक रेखा का समीकरण। तो यदि ये रेखा एक, तो यहाँ से इस रद्दी को हटा सकते हैं। रेखा एक अतिपरवलज दो की जनक रेखा है तो समीकरण आर के सभी मानों के लिए सत्य होगी। तो इसलिए क्या होगा L²/4 प्लस M²/9 माइनस N²/16 इक्वल टू क्या होगा 0। इक्वेशन नंबर 4 एंड L/2 माइनस M/9 माइनस N/12 इक्वल टू क्या हो गया 0। समीकरण 5 था। अब देखो अब यहाँ से समीकरण अभी LMN के तो मान याद करने यहाँ पर। अब देखो समीकरण 5 से L/2 इक्वल टू क्या M/9 प्लस N/12 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या होगा फिर समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण 4 से क्या आएगा फिर L/2 का ये है तो क्या होगा M/9 प्लस N/12 का होल स्क्वायर प्लस M²/9 माइनस N²/16 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा
m/9 प्लस, देखो इसको m² / 81 प्लस n² अपॉन 144 प्लस 2mn अपॉन, तो mn अपॉन 54 आ गया, प्लस m²/9 माइनस n²/16 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखो m² के टर्म्स को एक साथ लें तो m²/9 अगर कॉमन आएगा तो क्या होगा 1 + 1/9 प्लस mn/54 इंटू ये क्या होगा, सॉरी यहाँ से क्या होगा प्लस n²/16 जब कॉमन होगा तो क्या होगा 1/9 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। दिस इम्प्लाई 10, तो ये 10 m²/81 प्लस mn/54 माइनस 8n² / 16 इंटू 9 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 10 m²/81 प्लस mn/54 माइनस n²/18 इक्वल टू 0। और 1/9 कॉमन लेके कैन 0 कर दें तो क्या होगा 10 m²/9 प्लस mn/6 माइनस n²/2 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एलसीएम 18 आ गया इसका, तो ये क्या होगा 20 m² प्लस 3mn माइनस 9n² इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना आना चाहिए 180 और एडिशन में 53, तो क्या होगा 20 m² प्लस देखो 15 mn माइनस 12 mn माइनस n² इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसके फैक्टर हो गए ना, तो इसको क्या होगा देखो फर्स्ट से 5m अगर कॉमन ले तो क्या होगा 4m प्लस 3n माइनस इससे क्या लें 3n कॉमन लें तो क्या होगा 4m प्लस 3n इक्वल टू 0। यार इसको क्या होगा 5m माइनस 3n इंटू 4m प्लस 3n इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा सिंप्लाई आइदर 5m माइनस 4m इक्वल टू 0 और 4m प्लस 3n इक्वल टू 0। अब देखो इफ 5m माइनस 3n इक्वल टू क्या अगर 0, इसका मतलब क्या हुआ m/3 इक्वल टू n/5, n/3 इक्वल टू n/5। अब इसकी इक्वेशन डाल दो, इसको हमने कितने इक्वेशन तक डाल दी थी 5, तो इसकी इक्वेशन डाल दें 6। फर्स्ट केस अब देखो फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6 क्या होगा यहाँ से m/3 की जो वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट कर दोगे 5 में 6 से, तो क्या होगा l/2 माइनस 1/3 इंटू n/5, क्योंकि 1/3 इंटू m/3 होगा माइनस n/12 इक्वल टू 0 और l/2 माइनस n/15 माइनस n/12
12 इजिकल टू 0। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, L/2 माइनस 60 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से 60 एलसीएम हुआ तो क्या होगा, 4n प्लस 5n इजकल टू 0। और L/2 इजकल टू 9n/60। और इसको क्या लिख सकते हैं, L/3 इजकल टू n/20 और नॉट। देखो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है अभी। L/2 इजकल टू 3n/20। अब 20 है तो यहाँ से कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 20। यहाँ से क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो गए। L इजकल टू 3n/10। दिस इम्प्लाइज L/3 इजकल टू n/10। इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, L/3 इजकल टू m/6 इजकल टू n/10। इक्वेशन 8। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन हमारी ये थी कि m फर्स्ट वाली 5m माइनस 3n इजकल टू 0। अब हम क्या ले लें, सेकेंड। इफ 4m प्लस 3n इजकल टू क्या हमारा 0, दिस इम्प्लाइज 4m इजकल टू माइनस 3n और m/3 इजकल टू n/-4। इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 9। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 9 क्या इम्प्लाई होगा। अब देखो 5 इक्वेशन क्या है, अब इसकी m की वैल्यू इसमें रख दो तो L/2 माइनस 1/3 इंटू माइनस n/4 प्लस या माइनस n/12 इजकल टू 0। दिस इम्प्लाई L/2 प्लस n/12 माइनस n/12 इजकल टू 0। दिस इम्प्लाइज L इजकल टू 0, n/2 हो गया। अब n, ये इक्वेशन 10। अब तो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 क्या इम्प्लाई होगा, L/0 इजकल टू m/3 इजकल टू n/-4। इक्वेशन 11। अब यहाँ से क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और जो लाइन की इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन 10, इक्वेशन 9, ये जो 8 है इससे क्या कर दो, LMN को एलिमिनेट कर दो। अतः क्या करें, समीकरण अतः अभिष्ट, अब देखो एक बार इसको लिख लेते हैं फिर बताता हूँ। अतः अभिष्ट जनक रेखाओं के समीकरण 1 और समीकरण 1 और 8 तथा समीकरण 1 और 11 से क्रम से होंगे। कैसे, समीकरण 1 और 8 से LMN को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। LMN को जब एलिमिनेट करोगे तो यहाँ से देखो क्या होगा कि L इजकल टू यहाँ पर क्या है, देखो
अगर यहाँ से एल अपॉन एन की जो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ फर्स्ट और सेकंड से, तो या तो ऐसे कर लो, तो यहाँ से क्या होगा एक्स माइनस, समीकरण एक था हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समीकरण एक जो दिया था वो ये था हमारा x माइनस टू अपॉन यहाँ से l की वैल्यू 3 इजकल टू y प्लस m अपॉन n की वैल्यू 6 इजकल टू z माइनस 4/3 अपॉन 10 तथा क्या होगा दूसरा जनक रेखा का समीकरण x माइनस 2 अपॉन एल की वैल्यू 0 इजकल टू वाई प्लस एम अपॉन 3 इजकल टू जेड माइनस 4/3 अपॉन -4। ये क्या है अविष्ट जनक रेखाओं के समीकरण है। ये कैसे निकाले, एल एम एन का जो मान है 1 और 8 से क्या करा, विलुप्त कर दिया, एलिमिनेट करने की वैल्यू इवेल्युएट करती। एल एम एन के मान कैसे निकालोगे, जैसे समीकरण एक को हम देखो, मैं रफली बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। समीकरण 8 को हम कैसे लिख, एक को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 बाई एल बाई एन इजिकल टू वाई प्लस 1 बाई एम बाई एन इजिकल टू जेड माइनस 4/3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और समीकरण 8 से क्या होगा, एल अपॉन एन की जो वैल्यू फर्स्ट और थर्ड से क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड से एन की वैल्यू क्या है, एल अपॉन एन इजिकल टू 3/10 और सेकंड और थर्ड से एम अपॉन एन इजिकल टू 6/10। तो इसमें जाके सब्सिट्यूट करोगे इस लाइन में तो क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन 3/10 इजकल टू वाई प्लस 1/6 प्लस 10 इजकल टू जेड माइनस 4/1। अब इसमें 10 से 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो या हम ये कहें तो क्या होगा, x माइनस 2/3 इजकल टू वाई प्लस 1/6 इजकल टू जेड माइनस 4/3 अपॉन 10। इसी हिसाब से दूसरी समीकरण को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी समीकरण से इससे वैल्यू फाइंड आउट। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद में फिर इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे।